हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के बोर्ड के पेपर आने वाले हैं, तो फिर रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ लीगल स्टडीज़ के चैप्टर्स का रिवीजन। एज यू कैन सी हम लोग बैक साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। ये है यूनिट 8। यूनिट 8 का नाम जैसा कि आपको पता है लीगल सर्विसेज है। ये 8 मार्क्स की वेटेज रखती है आउट ऑफ 80 मार्क्स ऑफ योर पेपर। 8 मार्क्स का पेपर आपका 88 मार्क्स का पेपर इसी यूनिट में से आना है। जब हम इस चैप्टर के टॉपिक्स की बात करते हैं तो ये चैप्टर काफ़ी एलैबोरेटेड है और एवरी ईयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से आता है। तो हमें उस हिसाब से इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम इसमें लीगल बैकग्राउंड की बात करेंगे, फिर हम इंडियन लीगल सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन लीगल सिस्टम कैसे काम चलता है, जिसमें लीगल एड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे दी गई है, क्या होता है लीगल एड, फ्री लीगल एड अंडर द क्रिमिनल लॉ कैसे दी जाती है, फिर फ्री लीगल एड अंडर द इंटरनेशनल लॉ में क्या प्रोविजंस है, इंटरनेशनल लॉ में उसका क्या रोल है वो हम देखेंगे। और हम एक इंटरेस्टिंग बात भी देखेंगे कि जब इंडिया में फ्री लीगल एड के प्रोविजंस को स्टार्ट किया गया था तब उनको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिला था, मतलब फंड्स के शॉर्टेज की वजह से वो पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा तो हमारे यहाँ उस चीज़ का एक मैंडेटरी प्रोविज़न बनाया गया, जिसको हम आगे अभी देखेंगे समझेंगे। फिर हम बात करेंगे इसमें लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 1987, जो कि एक मेन एक्ट है लीगल सर्विसेज के रिगार्डिंग, स्पेशली फ्री लीगल एड्स के रिगार्डिंग इंडिया में। उसकी हम बात करेंगे, ब्रीफ हिस्ट्री की बात करेंगे हम, उसके इंटाइटलमेंट ऑफ लीगल सर्विसेज कैसे होती है उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम आ जाएंगे अब लीगल सर्विसेज पे, उनके मीनिंग एंड टाइप को समझेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज फ्री लीगल सर्विसेज में इंक्लूड होती हैं, क्या क्या दिया जाता है जब हम फ्री लीगल सर्विसेज देने की बात करते हैं। लीगल सर्विसेज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ेंगे, है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन की हम बात करेंगे। प्री लिटिगेशन लीगल सर्विसेज के अंदर हम लोग नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को पढ़ेंगे, एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेल्सा रेगुलेशंस 2010 को भी हम समझने की यहाँ कोशिश करेंगे। देन द चैप्टर विल मूव टू द टॉपिक द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2000, जो कि 2002, जो कि इसी एक्ट का अपग्रेडेड वर्जन है, दैट इज़ द नेशनल सर्विसेज जो अथॉरिटी एक्ट है उसी के बारे में। उसमें हम फिर लास्ट पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज क्या होती हैं, किस किस चीज़ों में पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज दी जाती हैं, और फ्री लीगल एड में और लीगल सर्विसेज में पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का क्या रोल है। मतलब कोई पर्सन अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में इन्वॉल्व है और पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में रहते हुए अगर वो किसी लीगल लिटिगेशन में पड़ता है तो फिर किस तरीके से उसको जस्टिस दी जाएगी या क्या वहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर ऑफ कोर्स चैप्टर विल गो टू टॉक अबाउट दी परमानेंट लोक अदालत, उनके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, कैसे डिफरेंट अमेंडमेंट्स करके परमानेंट लोक अदालत को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्री लिटिगेशन टूल बनाया गया है ना, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हेन कैन लीगल एड बी डिनाइड और द विड्रॉन, वो देखना बहुत ज़रूरी है। उसमें हम एडवोकेट्स का रोल और साथ में जिन पर्सन्स को फ्री लीगल एड दी जा रही है उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी तरफ से फॉल्ट पार्ट होता है जब उनसे लीगल एड वापस ली जा सकती है। लीगल एड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोशल जस्टिस एंड द ह्यूमन राइट्स, वो हमारा लास्ट टॉपिक है। वो मतलब इज द जनरल टॉपिक कि भाई लीगल एड देने की ज़रूरत क्या पड़ रही है। लीगल एड मतलब एक कौन से राइट्स में आएगा, क्या ये एक फंडामेंटल राइट में आएगा या फिर एक ये ह्यूमन राइट है, इसमें उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का जो स्टार्टिंग है वो होगा इंट्रोडक्शन से। जब आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो उसके अंदर आपको चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा, जिसमें वो बोल रहे हैं कि ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल, है ना, एंड व्हाट हैपन्स जब वो बॉर्न इक्वल होते हैं और धीरे धीरे करके बड़े होते हैं, सोसाइटी में आते हैं, तो वो अपनी उस इक्वालिटी को लूज कर देते हैं, क्योंकि उनको उनका स्टेटस पता चलता है, उनका रिलीजन पता चलता है। जब उनको उनका स्टेटस रिलीजन वगैरह पता चलता है तो फिर वो उस इक्वालिटी को इन्जॉय नहीं कर पाते हैं। दे फील कि येस दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो किसका काम है उस इक्वालिटी को बनाए रखना? लॉ का, कि भाई जितने भी रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उनका ये काम है। जुडिशरी
का ये काम है कि भाई किसी भी पर्सन को वो इक्वालिटी फील कराना, और वो कब होगा, जब भाई उसको ये राइट मिलेगा कि अगर वो लीगल, अगर उसके साथ किसी ने इनजस्टिस करी है, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो फ्री एंड फेयर वे में अपने आप को प्रोटेक्ट करा सके, उसको उस पैसे के अभाव में, जब उसके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, और वो लीगल प्रोसीडिंग्स में आना चाहता है जस्टिस के लिए, तो उस वजह से उसको जस्टिस मिलने में कभी ना रहे। तो इसी चीज़ पे ये पूरा चैप्टर डिपेंड है। चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू ने बहुत अच्छे से चैप्टर को एक बेस दिया है कि भाई हमें किस कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ना है, कि भाई ये बेसिकली लीगल एड का प्रोविज़न उन लोगों के लिए है जो रियल में जस्टिस चाहते हैं, जो एंड दे आर जस्ट नॉट एबल टू पे दैट मनी। तो उनको जहाँ से हमारे स्टेट के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू वो सपोर्ट मिलता है। जब हम बात करते हैं बेसिक मीनिंग की, तो ब्रिटानिका जो एक फेमस इंसाइक्लोपीडिया बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है, उसने लीगल एड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और वो एक्सप्लेन किया है कि भाई जब हम क्या करें, एडवाइस दें या फिर हम पर्सन को काउंसिल प्रोवाइड करें जो कि उसको रिप्रेजेंट कर सके कोर्ट में विद अ वेरी नॉमिनल फीस, और या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर बहुत ही बेयर मिनिमम फीस के साथ, अगर हम किसी पर्सन को, किसी ऐसे पर्सन को जो कि लिटिगेशन चाहता है, जो कि जस्टिस चाहता है, और वो नहीं मिल पा रही है उसको वो जस्टिस, तो वो जस्टिस उसको कैसे मिलेगी, जब हम उसको फ्री नॉमिनल फीस के साथ ये प्रोवाइड कराएंगे, एडवाइस देंगे उसे कि भाई कैसे उसको केस लड़ना है, मतलब उसका पूरा खर्चा उठाना और उसको जस्टिस दिलवाना। जब गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान ले, तो वो हो गया हमारा सिंपली क्या, लीगल एड। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफकोर्स दो तरीके के केसेस हमारे लीगल सिस्टम में हम देखते हैं, तो सिविल और क्रिमिनल दोनों ही केसेस में लीगल एड देने का प्रोविज़न किया जाता है। एम क्या है इसका? ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि भाई लीगल एड क्यों दी जा रही है, क्यों हम लीगल सर्विसेज के अंदर लीगल एड को देना इम्पोर्टेंट मान रहे हैं। तो ऑफकोर्स हम वो गैप जो है रिच और पुअर के बीच में, उसको ब्रिज करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं, गवर्नमेंट ये चाहती है, होल वर्ल्ड ये चाहता है कि भाई जस्टिस शुड नॉट बी डिनाइड टू एनीवन जस्ट बिकॉज ही और शी इज़ लैकिंग विद द मनी। तो मनी के अभाव में, पैसे के अभाव में किसी को क्या नहीं मिल रहा, जस्टिस नहीं मिल रही, ये एक सोसाइटी का एम नहीं होना चाहिए। एक सोसाइटी को किसी पर्सन को इस वजह से जस्टिस ना मिले कि उसके पास पैसे नहीं है, वो एडवोकेट को हायर नहीं कर सकता, वो फोटो कॉपीज़ नहीं करा सकता, वो टाइप करके लेटर्स नहीं दे सकता, तो ये चीज़ का गवर्नमेंट पूरी तरीके से ध्यान रखती है। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नो वन इज़ डिबार्ड, है ना, कोई किसी को भी डिबार्ड नहीं रखा जाएगा। ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन पे ये चीज़ की जाती है कि भाई हमें ये ध्यान रखना है कि लीगल एड देना क्यों ज़रूरी है, ताकि चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, अगर रिच और पुअर के बीच में कोई केस हुआ है, तो रिच सिर्फ इस वजह से एडवांटेज में है क्योंकि वो रिच है, वो पैसे खर्च कर सकता है और जस्टिस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ प्रॉपर सिस्टम जिसमें पुअर पीपल्स को भी इक्वल राइट्स मिलते हैं ताकि वो जस्टिस गेन कर सकें। जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो ऑफकोर्स जो पूरा लीगल सर्विसेज का हमारा जो सिस्टम है, लीगल एड का जो सिस्टम है, वो बेस करता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पे। ऑफकोर्स, है ना, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी तभी हम अप्लाई करा पाएंगे जब हम इंश्योर करेंगे कि भाई सबको कोर्ट में जो आने का राइट है ना, हर कोई जस्टिस को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, है ना, जस्टिस को एंजॉय कर सकता है। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वी ऑल लिव इन दी डेमोक्रेसी, है ना, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में हम लोग रहते हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर रहते हुए हर किसी को उसके इंडिविजुअल राइट्स मिलें, उसमें राइट टू गेट जस्टिस इज़ वन ऑफ द वेरी बेसिक राइट, कि भाई जस्टिस पर मिल जाए, ये आपको सबसे बड़ा मेरा राइट है, और इस पैसे के अभाव में, मनी के अभाव में वो जस्टिस मुझे नहीं मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका जो बेसिक पूरा प्रिंसिपल है, जिस बेसिक कॉन्सेप्ट पे पूरा लीगल सर्विसेज का, लीगल एड का, फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट बनाया गया है, वो इसी पे बनाया गया है कि भाई हमें प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को क्या करना है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखना है। जैसा कि हम जानते हैं कि एवरीबडी लिव्स, है ना, ऑल द सिटीजन्स लिव टुगेदर, एंड व्हेन दे लिव टुगेदर, तो ऑफकोर्स उनके बीच में डिस्प्यूट अराइज होते ही है। कभी कभी सिटीजन के बीच में, कभी कभी सिटीजन और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट अराइज होते हैं, और डिस्प्यूट को अराइज जब होंगे तो उनको सेटल करने के लिए हमें एक अथॉरिटी की, एक सोसाइटी की ज़रूरत पड़ेगी, एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। और जो लोग रिच हैं, जिनके पास पैसा है, वो उस
पर्टिकुलर सेटलमेंट को, उस सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो वो ऐसा ना करें, इसलिए पुअर पीपल को भी वो अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि भाई वो उस सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। पैसे के अभाव में उनको ऐसा ना करें, वो मतलब जस्टिस नहीं गेन करें, ऐसा नहीं है। आगे बात समझ में, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई रोल ऑफ द स्टेट क्या है। जब हम लीगल सर्विसेज की बात करते हैं, खासकर फ्री लीगल सर्विसेज की बात करते हैं, तो उसमें व्हाट इज़ द रोल स्टेट प्ले, उस पर हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो स्टेट क्या रोल प्ले करता है भाई? स्टेट इंश्योर करता है कि सबको फेयर एंड इम्पार्शियल जस्टिस मिले। पुअर और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको पूरी तरीके से ये कॉन्फिडेंस मिले कि भाई येस, इफ दे वांट टू अवेल लीगल सर्विसेज, तो येस द गवर्नमेंट इज विद देम, स्टेट हैज़ टू मेक प्रोविजंस फॉर देम एंड इट शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। इट शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, कि किसी भी तरीके का बर्डन आपको नहीं लेना है। लेकिन अगर आपके कोई राइट्स हैम्पर हुए हैं या कहीं भी कुछ आपके साथ गलत हुआ है, तो जस्टिस इज़ रेडी फॉर यू। जस्टिस को आप सीख कर सकते हो, उसके लिए आपको किसी भी तरीके की टेंशन नहीं लेनी है। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोसाइटी जो है, अगर गवर्नमेंट ये सिस्टम नहीं बनाएगी, अगर हम ये मान के चलेंगे कि भाई गवर्नमेंट फ्री लीगल सिस्टम नहीं देगी, तो फिर क्या होगा? लोग विजिलेंटिज्म पे चले जाएंगे। मतलब कैसी सोसाइटी पे चले जाएंगे? वो उस सोसाइटी पे चले जाएंगे जो प्री ब्रिटिश इरा से पहले हमारे यहाँ थी, कि भाई किसी एरिया का जो सबसे पावरफुल पर्सन है, लोग उसके पास जाने लगेंगे, विलेजेस में पावरफुल लोगों के पास जाने लगेंगे और उनसे सॉल्यूशन मांगने लगेंगे, क्योंकि वहाँ उनको कुछ पैसा खर्च नहीं करना है। तो वो नहीं हो, सोसाइटी में विजिलेंटिज्म नहीं हो, सोसाइटी में वायलेंस नहीं हो। गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के तैयार रखे जिसमें अगर लोगों के पास पैसा नहीं है, अगर वो लीगल सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो भी गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगा। मतलब जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव मनी शुड नॉट बिकम द बेस of your not getting the justice. If you want to get justice, if you want कि yes my rights got hampered, I have been betrayed, तो फिर आपकी गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से आपको हेल्प करेगी टू गेट योर सेल्फ गेट योर सेल्फ फ्री। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम फ्री लीगल एड की फाउंडेशन की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये अब फंडामेंटल राइट से ऊपर निकल चुका है। इट इज़ टॉकिंग अबाउट दी ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन डिग्निटी की बात हम इसमें करने लगते हैं। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम अभी आगे चल के यूनाइटेड नेशंस के रोल की बात करेंगे, तो वहाँ हम समझेंगे कि भाई लीगल एड प्रोवाइड करना, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना, लीगल सर्विसेज को प्रोवाइड करना इज़ नॉट नाउ द समथिंग विच इज़ अ बेयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इट इज़ बियॉन्ड दैट, इट इज़ नाउ सिग्निफाइंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड द ह्यूमन डिग्निटी। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे हम लोग इंडियन लीगल सिस्टम की। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो इंडियन लीगल सिस्टम है, इट फॉलोज द सिस्टम ऑफ एडवर्सियल सिस्टम, जिसके अंदर हम जानते हैं कि द रोल ऑफ एडवोकेट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ऑफकोर्स हमने ब्रिटिश कॉलोनियल इरा से ही अडॉप्ट किया है। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे यहाँ मतलब इनफॉर्मल तरीके से इनक्यूजिटोरियल सिस्टम चलता था, जिसमें जो पर्सन है वो अपने लेवल पे अपनी इंडिविजुअल पावर के बेसिस पे डिसीजन लेता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसको हटाया, क्योंकि दैट वुड हैव क्रिएटेड अ सोसाइटी, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, विजिलेंटिज्म टाइप की सोसाइटी क्रिएट कर दी थी। एक इंडिविजुअल के हाथ में पावर दी थी, तो उसको हटा के हमने जजेस का सिस्टम, एडवोकेट्स का सिस्टम, एडवोकेट्स के अंदर भी डिफेंस एंड द वन हु इज़ प्रोसिक्यूटिंग, दोनों प्रोसिक्यूशन, दोनों को हमने इंपॉर्टेंस दी है। तो वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ जो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन है वो बढ़ जाता है। तो उसको एक कॉज ना बनने दें कि जिससे लोगों को जस्टिस ना मिले, हमने लीगल एड सर्विसेज को के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। और दैट इज समथिंग विच वाज फर्स्ट ऑफ ऑल सीन इन द केस ऑफ HM होस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का ये केस था 1978 का, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया कि भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो एक रीज़न नहीं बनना चाहिए कि आपको जस्टिस नहीं मिले। वही सेम चीज़ शिवा राम्या थे। उन्होंने एक फेमस जो एनाटोल फ्रांस एक पर्सन थे, उनकी बात को कॉपी किया था। उन्होंने उनके कोट को कोट किया था कि भाई जो डेमोक्रेसी है, व्हाट इज़ ट्रू डेमोक्रेसी, जब हम लोगों को इक्वल क्या दें, अपॉर्चुनिटी दें जस्टिस की, कि भाई सबको जस्टिस की इक्वल क्या मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि इंडिया के अंदर बेसिकली फ्री लीगल एड की बात कहाँ से शुरू हुई है, 1978 से। मतलब है तो वो बहुत पुरानी, अभी हम बात करेंगे उसकी पूरी
क्रोनोलॉजी की, लेकिन हमें ये समझना है कि 1978 वाज द मेन, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन देने की बात करी। बी रमैया का स्टेटमेंट, जो कि एनाटोल फ्रांस के पुराने स्टेटमेंट को ही कोट उन्होंने किया था कि भाई डेमोक्रेसी का मतलब राइट्स देना नहीं है, केवल डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोगों को जस्टिस मिले। और जस्टिस कब मिलेगी लोगों को? जब पुअर और रिच दोनों इक्वल ट्रीट किए जाए। सिर्फ रिच क्योंकि रिच है, उसके पास पैसा है, इस वजह से वो जस्टिस गेन कर लेता है, जबकि पुअर के पास वो सब कॉस्ट को अवेयर अवेल करने का पैसा नहीं है, तो वो नहीं कर पाता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आ रही मेरी बात समझ में? ट्रीटिंग द रिच एंड द पुअर द सेम शुड बी द मेन बेस फॉर गिविंग द जस्टिस, फॉर गिविंग द लीगल सर्विसेज। पुअर गेट्स एडवोकेट्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, तो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लीगल सर्विसेज का पूरा बेस है इंडिया में या ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में, अब वो क्या है कि भाई अगर रिच हैं आप तो आप अपना सेल्फ एक्वायर कर लेंगे। अगर आप रिच नहीं हैं लेकिन स्टिल लीगल सर्विसेज जस्टिस लेना चाहते हैं, तो आपको गवर्नमेंट आपके लिए एडवोकेट क्या करके देगी? अपॉइंट करके देगी आपको। वो सब चीज़ जो कि प्राइवेटली पैसा दे के करनी थी, वो आपका गवर्नमेंट टेक केयर करेगी। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मुझसे है ना, कमेंट में आप मुझसे अपनी बात पूछ सकते हैं। ये पीडीएफ भी मैं साथ में अटैच करूँगा, इस पीडीएफ को आप देख सकते हैं। और इसके बाद, इस लेक्चर को लेने के बाद, एक बार इस चैप्टर को अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा फ्रॉम योर लीगल स्टडीज़ सीबीएसई बुक, तो देन यू विल बी फील प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम। देन हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, वो है लीगल एड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लीगल एड देने की बात हुई, फ्री लीगल एड देने की बात हुई, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो द कॉन्स्टिट्यूशन जो था, द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट जो था, दैट वाज अमेंडमेंट एक्ट 1976, उसको उसने इंसर्ट किया था आर्टिकल 39A। बहुत समझने वाली बात है कि कहाँ से बात शुरू हुई है, 1976 से ये बात हुई है। और शायद मैंने आपको पहले ही बताया कि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में ऑलरेडी इस बात को ऑब्जर्व कर लिया था कि भाई लीगल जो एड है वो देना बहुत ज़रूरी है। पैसे के अभाव में, पैसे की कमी की वजह से, मनी की कमी की वजह से किसी को जस्टिस डिनाई नहीं होना चाहिए। तो द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इज आर्टिकल 39A इंसर्ट किया, जो कि बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की। यहाँ से मतलब आपको याद रखना है, फ्री लीगल एड की बात की गई। और क्यों की गई? ताकि हम आर्टिकल 15, जो कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अमंग एनीवन, एंड आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ को, है ना, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज को हम इफेक्ट कर सकें। मतलब आर्टिकल 39A को इंसर्ट करने से हुआ क्या कि आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 14 भी आपका और ज़्यादा क्या हो गया? इफेक्टिव हो गया। आज आर्टिकल 15 और 14 को और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से यूज़ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 39A इंसर्ट कर दिया गया बाय 42nd अमेंडमेंट। तो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हमें समझना है कि इंडिया के अंदर जो पूरा लीगल एड की बात है वो इस 42nd अमेंडमेंट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39A उसमें आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं फ्री लीगल एड अंडर द क्रिमिनल लॉ, है ना। जैसे कि आपको पता है कि दो केसेस की, दो लॉ की हम बात करते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल की। तो जब हम सिर्फ क्रिमिनल की बात करेंगे तो उसके अंदर हम सेक्शन 340 सबसेक्शन 1 की बात करते हैं, CRPC 1898 कि भाई अगर आपको पनिशमेंट दी गई है विद डेथ पेनल्टी, देन आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको काउंसिल मिल जाएगा। अगर आपको याद आ रहा हो कसाब का केस, तो उसमें भी यही था कि भाई मिला आपको, आपने रिक्वेस्ट करा और आपको काउंसिल प्रोवाइड किया गया। वो गवर्नमेंट का काम होगा कि आपको काउंसिल दिया जाएगा, अच्छा काउंसिल, कॉम्पिटेंट काउंसिल आपको दिया जाएगा। एंड आफ्टर द अमेंडमेंट जो कि किया गया CRPC में 1973 के बाद, स्टैट्यूटरी इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया कि भाई रिक्वेस्ट वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। आप जब मतलब अगर आप कन्विक्टेड हैं और अगर आपके ऊपर कोई केस है और आप खुद अपने लिए प्राइवेट हायर नहीं कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट आपको फ्री लीगल एड देगी। इसमें कहीं आपकी रिक्वेस्ट का वेट नहीं किया जाएगा। That is very important. Assign a pleader for his defense at the expense of the state. उसमें
है जो अभी तक चल रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यहाँ सिंपल सा डिफरेंस याद रखना है कि पहले 1898 के अकॉर्डिंग सिर्फ जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तब मिलता था, और अब चाहे कैसा भी केस हो आपको मिलेगा ही मिलेगा। स्टेट काउंसिल पूरी तरीके से आपके केस को हैंडल करने के लिए। फ्री लीगल एड अंडर द इंटरनेशनल लॉ क्या है, जो कि मैंने आपको बताया कि भाई इंडिया में जो भी लॉज आज की डेट में चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द लीगल एड, फ्री लीगल एड सर्विसेज, उसमें इंटरनेशनल जो लॉज हैं, इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम पर्सपेक्टिव की बात करें तो मैंने पहले ही बताया आपको कि पूरा का पूरा लीगल एड का कॉन्सेप्ट, फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट जो बेस कर रहा है वो ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे कर रहा है कि भाई सबसे बड़ा राइट क्या है, सबसे बड़ा राइट है इक्वालिटी। और इक्वालिटी कब आती है, जब हम बात करते हैं लोगों को मतलब इक्वल ट्रीट करने की विद रिस्पेक्ट टू देयर इकोनॉमिक आस्पेक्ट, रिच एंड पुअर वाले आस्पेक्ट में। तो वहाँ ह्यूमन राइट्स उसका बेस बना हुआ है। बहुत सारे इंटरनेशनल कॉवेनेंट हुए हैं ऑन द सिविल एंड द पॉलिटिकल राइट्स, जिसको हम लोग ICCPR भी बोलते हैं। हो सकता है आपको फुल फॉर्म बोर्ड के पेपर में पूछ ले या इनके ईयर पूछ ले, तो आपको याद रखना है कि भाई कहाँ से फ्री लीगल एड की बात पूरे इंटरनेशनल सिस्टम में स्टार्ट हुई। तो वो इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स से स्टार्ट हुई, जिसको हम ICCPR बोलते हैं, विच वॉज हेल्ड इन 1976। एंड इंडिया ने ऑफकोर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है इंटरनेशनल जितने भी इस तरीके के एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज़ वगैरह होते हैं, तो इंडिया ने इसको इमीडिएटली रेटिफाइड किया एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसको अडॉप्ट करने की बात की कि भाई हम इसको पूरी तरीके से अडॉप्ट करेंगे। फिर ऑफ कोर्स देयर वर लॉट ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड डिस्कशन हैपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, जिसमें इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स की हुआ, दैट इज इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, एंड ऑफ कोर्स द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये 3 मेजर कन्वेंशन हुए वर्ल्ड में, जिनका जो मेन एम था वो यही था कि भाई फ्री लीगल सर्विसेज को दिया जाए, इफेक्टिव लीगल जो है ना रेमेडी लोगों को दी जाए ताकि एक्सेस टू जस्टिस हो सके। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई कि क्या क्यों ये इंटरनेशनल ट्रीटीज हुई। अगर हम इन तीनों का नाम याद कर लेंगे तो आपका आंसर और ज़्यादा बेटर हो जाएगा, जो कि आपको करना ही है। इट्स वेरी इजी, आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे, लिख के देखेंगे तो आपको आराम से ये याद हो जाएंगे। और एम भी याद करना है कि क्यों इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हुई, ताकि भैया हम जस्टिस को क्या बना सकें, मोर एक्सेसिबल बना सकें, लोग है ना जस्टिस को एक्सेस कर सकें। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली हुआ क्या, अल्टीमेटली आर्टिकल 8 पावर में आया। आर्टिकल 8 किसका, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, UDHR, ठीक है। उसका आर्टिकल 8 इस बात को मैंडेट करता है कि भाई वर्ल्ड में हर स्टेट, हर गवर्नमेंट अपने यहाँ प्रोविजंस बनाए कि लोगों को क्या दिए जाए, लीगल एड दी जाए, फ्री लीगल एड दी जाए, एक्ट एज अ सॉफ्ट लॉ। एक सॉफ्ट लॉ है क्योंकि मतलब इट्स कैन नॉट बी लाइक पुट एज अ कंपल्शन टू एवरीवन। कंट्रीज नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट एंड फिर वो उसको अपने आप ही क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 1987, है ना, उसकी कुछ ब्रीफ हिस्ट्री कि भाई कहाँ कैसे हम 1987 पे आए, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले 14th लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट दी गई थी, जो कि 1958 में आई थी। यानी कि अब आपको पूरी कहानी समझ में आ रही है कि जो इंडिया के अंदर सबसे पहले एफर्ट किए गए फ्री लीगल एड को इम्प्लीमेंट करने की या जस्टिस को और ज़्यादा एक्सेसिव बनाने की, वो 1958 से उस चीज़ का स्टार्ट हुआ। रिफॉर्म ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी जिसको हम बोलते हैं, और जिसका मेन मोटेड जो आइडिया था, जो बेसिक था, फॉर फ्री लीगल एड स्कीम था कि मतलब क्यों ये इसको लाया गया था, ताकि फ्री लीगल एड हम लोगों को दे सके। लेकिन 1960s में यूनियन गवर्नमेंट जो थी हमारी 1960s की, नेहरू जी के टाइम की नेशनल लीगल एड स्कीम भी उन्होंने लॉन्च की, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दी क्रंचेस ऑफ दी फंड, है ना, फंड नहीं उनको मिल पाए उतना ज़्यादा फंड, उस समय शायद कंट्री में अवेलेबल नहीं था। धीरे धीरे करके ये पूरी स्ट्रैटेजी नेचुरली इसकी डेथ हो गई, मतलब फेस द फाइनेंशियल शॉर्टेजेस एंड नेचुरल डेथ हो गया। मतलब फिर लोगों ने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर सडनली 1973 में इट वॉज जस्टिस कृष्णा अय्यर जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भाई आप दोबारा से फ्री लीगल एड के ऊपर या लीगल सर्विसेज के ऊपर किस तरीके से उनको मोर एक्सेसिबल बनाया जाए, उस पर एक पूरा सिस्टम तैयार करके दीजिए। तो उन्होंने एक डिसेंट्रलाइज्ड मेथड हमको क्या करा, तैयार करके दिया, डिसेंट्रलाइज्ड मोड हमें बना के दिया
दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई जस्टिस कृष्णा अय्यर ने डिसेंट्रलाइज मोड हमको प्रिपेयर करके दिया कि भाई हम डिसेंट्रलाइज मोड में हम क्या करेंगे, काम करेंगे। और उन्होंने पूरी तरीके से ये बताया कि डिसेंट्रलाइज मोड जो है वो 3 लेवल पे काम करेगा, ऑफकोर्स सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उन्होंने कमिटीज़ का डिमांड किया कि भाई एवरी डिस्ट्रिक्ट, एवरी स्टेट एंड ऑफकोर्स द सेंटर शुड हैव द डिफरेंट कमिटीज़ जो उस अपने अपने लेवल पे फ्री लीगल एड और लीगल सर्विसेज को मॉनिटर करेंगी। उनकी रिपोर्ट के बाद 1980s में फाइनली नेशनल लेवल की एक कमेटी बनाई गई जिसको हेड किया जस्टिस PN भगवती ने, एंड दैट कमेटी केम टू बी नोन एज द कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लीगल एड स्कीम, पॉपुलरली कॉल्ड एज CILAS, एंड बिकेम वेरी वेरी फेमस, है ना। ये आपको समझना है कि कैसे 1958 से कहानी स्टार्ट हुई और 1980s पे वो आ गई कमिटीज़ फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लीगल एड स्कीम वहाँ पे लॉन्च की गई। जस्टिस PN भगवती का नाम उसको आपको उसमें याद रखना है, जिसने मॉनिटर्ड किया लीगल एड सर्विसेज थ्रू आउट द कंट्री। एंड फाइनली इट वाज 1987 जब लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट को फुल फ्लश वे में इनएक्ट कर दिया गया, है ना। एंड द लीगल फ्री लीगल एड टू द नीडी पीपल उसमें दिया गया, लोक अदालत को उसमें बनाना है, ऐसा एम रखा गया। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको समझना है कि 1958 से 1987 तक किस तरीके से कहानी आगे बढ़ी है ना, एंड कैसे फाइनली द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ, एंड क्या उसका मेन एम है कि भाई जितने भी नीडी पीपल हैं उनको फ्री लीगल एड दिया जाए ताकि जस्टिस का जो एक एक्सपोजर है वो बढ़े, जस्टिस लोगों को मिल सके। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। रेगुलरली आई विल बी अपलोडिंग दी वीडियोस। 8 यूनिट्स हैं हमारे पास, तो हम उनको देखेंगे कि सिंगल शॉर्ट वीडियोस में दें या फिर कैसे करें। बट अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं यूनिट 8 से। आगे बढ़ते हैं। एंटाइटलमेंट और टू दी लीगल सर्विसेज की बात करते हैं कि भाई किस किस को लीगल सर्विसेज मिलनी चाहिए, खासकर फ्री लीगल एड जो है वो किसको मिलना चाहिए, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट की जब हम बात करते हैं जो कि 1987 में इम्प्लीमेंट हुआ, जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले हिस्ट्री पढ़ी, उसके 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 12 एंड 13, जो कि क्राइटेरिया को डिफाइन करते हैं कि भाई क्या क्राइटेरिया होना चाहिए लीगल सर्विसेज देने का, खासकर फ्री लीगल सर्विसेज देने का, है ना। एंड जब आप इन सेक्शंस को पढ़ेंगे, खासकर 12 सेक्शन को, तो उसमें एक बहुत लंबी लिस्ट आपको मिलेगी बुक के अंदर। वो लिस्ट दी हुई है जिसमें SCs, STs एंड है ना, एंड ऑफ कोर्स द पीपल बिलो द सर्टेन इनकम ग्रुप, डिसेबल्ड पीपल, लॉट ऑफ पीपल। तो वो आपको अच्छे से याद करना है सेक्शन 12 की लिस्ट कि भाई कौन कौन जो है जिसको लीगल सर्विसेज, खासकर फ्री लीगल सर्विसेज इंडिया में दी जा सकती है। सिटीजन, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी वहाँ पे लॉज हैं, और बेसिकली इट इज़ गिवन द स्टेट्स, एवरी स्टेट कि भाई हर स्टेट को अपने सीनियर सिटीजन्स को फ्री लीगल एड देनी है या नहीं, वो उनको डिसाइड करना है। वैसे ऑलमोस्ट एवरी सीनियर सिटीजन अबव द एज ऑफ 60 कैन अवेल द लीगल सर्विसेज अगर वो एक पर्टिकुलर इनकम ग्रुप से कम में फॉल करते हैं। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कुल मिला के बात यही है कि अगर आप एक बिलो इनकम ग्रुप के में बिलोंग करते हैं और आप फंड वगैरह नहीं है आपके पास, तो फिर आपको लीगल सर्विसेज मिलेंगी, फ्री लीगल सर्विसेज दी जाएंगी। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लीगल सर्विसेज के मीनिंग एंड टाइप की जब हम बात करते हैं तो हमें समझ में आई गया है कि भाई फ्री लीगल सर्विसेज इंक्लूड क्या करना है, उसमें आपको पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, प्रोसेस फीस एंड ऑल द अदर चार्जेस, मतलब एवरीथिंग, एक सिंगल रुपी भी अगर आपका खर्च हो रहा है लिटिगेशन में, तो वो सारा पैसा आपका गवर्नमेंट क्या करेगी, बियर करेगी, गवर्नमेंट उसको देगी, है ना। लीगल केसेस जो भी हैं आपके प्रोसिक्यूशन इज इनिशिएटेड बाय द स्टेट, दैट इज ऑल्सो इज डन एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ द पार्टीज आर टेकन। मतलब ये समझना है कि लीगल केसेस के अंदर अगर प्रोसिक्यूशन स्टेट ने इनिशिएट किया है तो फिर वहाँ जो खर्चा है वो दोनों गवर्नमेंट ही बियर करेगी, दूसरी पार्टी का भी गवर्नमेंट बियर करेगी। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यू टू दिस प्रोविजन एडवाइस और गवर्नमेंट क्या इंश्योर करती है कि अगर आप फ्री लीगल एड गवर्नमेंट से मांगने आए तो गवर्नमेंट पहले आपको कंसाइलेशन या मीडिएशन जैसे मेथड की तरफ डाइवर्ट करती है, जिसको हम पॉपुलरली ADR
एडीआर बोलते हैं, जिसकी हम आगे आने वाले वीडियोज़ में बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो ये हमें समझना है कि मतलब लीगल केसेस के अंदर गवर्नमेंट अगर हम जाते हैं और स्टेट से कोर्ट से मांगते हैं कि हमें लीगल सर्विसेज चाहिए, फ्री लीगल एड चाहिए, तो गवर्नमेंट पहले हमको एडीआर मेथड को यूज़ करने की बोलती है, लोक अदालत की तरफ जाने की बोलती है रादर देन अ फॉर्मल लीगल सिस्टम। हालांकि ऐसा नहीं है कि उससे कोई आपको बी ग्रेड या सी ग्रेड जस्टिस मिलेगी, जस्टिस आपको उससे भी अच्छी मिलेगी, बस ये है कि जो एक फॉर्मल लिटिगेशन प्रोसेस है उससे हम बच जाएंगे और बहुत सारा एक्सपेंडिचर मैन पावर हमारी उसमें सेफ हो जाएगी। तो ये समझने वाली चीज़ है। टाइप्स ऑफ लिटिगेशन की जब हम बात करेंगे तो हमें पता ही है देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिटिगेशंस, प्री लिटिगेशन जिसमें हम लीगल एजुकेशन की, लीगल एडवाइस की, लीगल अवेयरनेस की और लीगल सेटलमेंट की बात करते हैं, एंड पोस्ट लिटिगेशन के अंदर वो ऑल सर्विसेज जो कि एक एडवोकेट को की होती हैं, जो कि एक एडवोकेट रेंडर करता है अपने क्लाइंट को। तो गवर्नमेंट पहले पोस्ट लिटिगेशन पे ज़्यादा फोकस करती थी, बट एज द टाइम प्रोग्रेस गवर्नमेंट हैज़ रियलाइज्ड, स्टेट हैज़ रियलाइज्ड कि नहीं, अगर पोस्ट लिटिगेशन सर्विसेज को हम मेन बनाएंगे तो शायद ये लोगों की हैबिट बन जाएगी। तो हमें क्या करना है, प्री लिटिगेशन सर्विसेज पर ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। मतलब आज गवर्नमेंट अपने फंड का एक मेजर पार्ट प्री लिटिगेशन में लगा रही है, जिसमें वो लोगों को अवेयर कर रही है, लीगल एजुकेशन लोगों को दे रही है, लोगों को ऐसी एडवाइसेस दे रही है जिससे कि लोग उन डिस्प्यूट्स में पड़े ही ना, उनको अवेयर कर रही है उनके राइट्स से, एंड ऑफ कोर्स उनको हेल्प कर रही है कि भाई अगर आप सेटलमेंट करना ही चाहते हैं तो देयर आर एडीआर्स, दैट इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस आर अवेलेबल, आप उनसे अपना सॉल्यूशन करवा लीजिए, लोक अदालत में चले जाइए, दैट इज ऑल इज डन। बट इफ स्टिल द पर्सन इज नॉट रेडी फॉर इट, ही वांट्स कि नहीं आई वांट प्रॉपर लिटिगेशन, तो फिर एक एडवोकेट काउंसिल उनको प्रोवाइड किया जाएगा जो उनको उनके लिए पूरी तरीके से उनको जस्टिस दिलाने के लिए कोशिश करेगा। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जब हम बात करते हैं तो ऑफकोर्स मैंने आपको पहले ही बताया आर्टिकल 39A उसका मेन आर्टिकल है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंसर्ट किया गया है। 42nd अमेंडमेंट की हमने बात करी थी। फ्री लीगल एड को वो कंपलसरी कर देता है उसमें, है ना, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और वो मैंने आपको बताया आर्टिकल 14, 15 को इफेक्ट करता है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 22(1) है ना, ऑब्लिगेटरी कर देता है वो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ को, कि भाई सिर्फ मेंशन करने से नहीं होगा, आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ देना भी होगा। और इक्वालिटी बिफोर लॉ कैसे आएगा, जब हम पुअर पर्सन को वो पर्टिकुलर सपोर्ट देंगे कि भाई आपको खर्चे की चिंता नहीं देनी है, आपको एक अच्छा काउंसिल मिलेगा, जो आपकी कॉम्पिटेंट काउंसिल मिलेगा, जो आपकी लीगल प्रॉब्लम्स को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 जो कि मैंने आपको बताया इनैक्ट किया गया था, और फाइनली जो डेट आपको याद रखनी है दैट इज 19 नवंबर 1995 फाइनली उसको पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट कर दिया गया। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 जिसकी पूरी हिस्ट्री हमने 1956 से पढ़ी थी, वो फाइनली अब 1995 में कंट्री में क्या हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम मोस्ट प्रॉब्ली किस नाम से जानते हैं, नेल्सा भी बोलते हैं हम इसको, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर स्टेट में स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होता है, हाई कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट में हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी बनती है, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, एंड तालुका लेवल पे तालुक लीगल सर्विसेज कमेटी बनती है। तो मतलब हम समझ सकते हैं कि जो नालसा है वो जो मॉडल बताया गया था कि भाई हमें मॉडल बना के चलना है, लेयर्स बना के चलना है, उसी सिस्टम पे काम करता है। अभी हमने आगे पढ़ा था ना, PN भगवती से पहले हमने नाम याद किया था पर्सन का, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्टिस कृष्ण अय्यर, ये नाम आपको याद रखना। जस्टिस कृष्ण अय्यर वाले मेथड पे ही नालसा क्या कर रहा है, काम कर रहा है। नालसा क्या कर रहा है कि भाई उसने पूरी तरीके से लेवल्स बनाए हुए हैं, स्टेट लेवल पे, हाई कोर्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फाइनली ये पूरी तरीके से एम्फेसाइज करता है किसको, लोक अदालत को। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटीज़ भी इसमें काम करती हैं फॉर सुप्रीम कोर्ट। जो मेन बॉडी है वो नालसा, मतलब ये सारी बॉडीज़ डिफरेंट बॉडीज़ किसके अंडर में काम करेंगी, नालसा के अंडर में काम करेंगी। ये आपको समझना है कि भाई स्टेट में, हर स्टेट में, हर हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट में, तालुका में, और ऑफ कोर्स पूरे कंट्री लेवल पे। नालसा रेगुलेशंस को 2010 में अपडेट भी किया गया। सेक्शन 29 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन ऑफ द पैनल लॉयर्स,
पेमेंट ऑफ द फीस एंड ऑफ कोर्स टेकिंग द हेल्प ऑफ द सीनियर एडवोकेट्स। जब हम पैनल की बात करते हैं तो पैनल के अंदर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता है जो कि जनरली अपॉइंट किया जाता है विद द कंसल्टेशन विद द अटॉर्नी जनरल फॉर और द सुप्रीम कोर्ट। एडवोकेट जनरल भी अपॉइंट होते हैं फॉर द हाई कोर्ट। गवर्नमेंट प्लीडर जो कि फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड तालुकास अपॉइंट किए जाते हैं। बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी इसके मेंबर होते हैं। तो ये पैनल है। जनरली जो लीगल प्रैक्टिशनर अपॉइंट किया जाता है या जिसकी सर्विसेज ली जाती हैं उसको एटलीस्ट मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। टेन्योर जो इस पूरे पैनल का रखा जाता है वो जनरली 3 इयर्स रखा जाता है, लेकिन एज सच आपके ऊपर कोई मैंडेटरी कंपल्शन नहीं है। अगर आप 3 इयर्स से पहले भी पैनल छोड़ना चाहते हैं, अगर आप अपनी कोई प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं या आप अपना कुछ यू आर बिजी इन समथिंग, तो आप इस पैनल को पहले भी छोड़ सकते हैं। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बट येस, इफ यू आर फाउंड इनकॉम्पिटेंट तो आपको रिमूव भी किया जा सकता है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2002 किया गया फॉर द प्रमोशन फॉर द प्री लिटिगेशन एक्टिविटीज, जो कि मैं पहले ही बता चुका कि भाई गवर्नमेंट हैज़ एनालाइज दिस वेरी ब्रीफली कि भाई हमें पोस्ट पे ना ज़्यादा फोकस करके प्री पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आज हम लोक अदालत की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, कंसाइलेशन की, सेटलमेंट की हम बात करते हैं। और ये देखा गया कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में अगर कोई इन्वॉल्व है या कोई केस अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से इन्वॉल्व है, जिसमें रेलवेज़ हैं एंड ट्रांसपोर्टेशंस हैं, पोस्टल सर्विसेज हैं, डॉक्टर्स वगैरह, तो फिर उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में, लोक अदालत में जल्दी उनको क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए, ताकि उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ना रहे। अदर इनिशिएटिव्स में लीगल सर्विस मोबाइल ऐप आज गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। दिशा स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की गई है, जिसको अगर हम जिसकी डिटेल की हम बात करें तो डिज़ाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर द होलिस्टिक एक्सेस टू द जस्टिस। मतलब कि आज आप घर पे बैठे बैठे अपने फ़ोन के थ्रू जस्टिस क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, अपना लिटिगेशन दे सकते हैं, अपनी कोई कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, एंड गवर्नमेंट विल टेक अ इमीडिएट एक्शन ऑन दैट। When can the legal aid be denied or withdrawn? As I told है ना, not under section 12 के मतलब कि भाई जब भी ऐसा कोई भी पर्सन जो सेक्शन 12 में नहीं आ रहा है, मतलब ऑफ कोर्स भाई जिसकी इनकम ज़्यादा है या कोई फ्रॉडुलेंट है या समथिंग लाइक दैट, तो फिर आपसे लीगल सर्विसेज क्या की जा सकती है, छीनी जा सकती हैं। लीगल एड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोशल जस्टिस एंड द ह्यूमन राइट्स इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जिसमें हमको ऑफ कोर्स हम लोग बात करेंगे कि भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है, मतलब अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि हमें लोगों को जस्टिस देनी है, तो व्हाट इज़ द मेन थिंग इन दैट इज़ रिमूविंग दी पॉवर्टी। सबसे इंपॉर्टेंट है पॉवर्टी को रिमूव करना। अगर हम पॉवर्टी को रिमूव कर पाते हैं तो हम लोगों को इक्वालिटी दे पाएंगे, बट दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ इन आवर हैंड। पॉवर्टी हम पुअर को रिच नहीं कर सकते, बट हम पुअर को असिस्ट कर सकते हैं कि अगर उसको जस्टिस लेनी है तो द कॉस्ट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर हिम। दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट कि ह्यूमन राइट्स के अंदर हमें उसके लीगल राइट्स को इंक्लूड करना है, ताकि उसको जस्टिस जब मिलेगी तब वो अपने आप को एक बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड पर्सन मान पाएगा। तो दिस इज़ व्हाट स्मॉल एफर्ट बाय मी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आप इस चैप्टर को अभी एक बार रीड कर लेंगे और वीडियो को 2-3 बार और सुन लेंगे तो शायद ये पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा। यूनिट 8 है, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, पूरे है ना 8 मार्क्स की है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो आई होप आप पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर आप कर सकते हैं कुछ अच्छा कमेंट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप PDF को डाउनलोड करके PDF को यूटिलाइज़ करें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।